बच्चों नमस्कार। एसपीजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज जो हम वीडियो डाल रहे हैं ये आपके पेपर में बहुत महत्वपूर्ण है और बड़े ध्यान से देखिए। हिंदी में तो बड़ी मस्ती से आप लोग पढ़ा करिए। और इसमें देखिए लिखा है पहला क्वेश्चन कि हमीर रासों के रचनाकार है। ऑप्शन में दिया है नंबर का मधुकर, नंबर खा केदार भट्ट, नंबर ग जगनिक और नंबर घा सारंगधर। तो बच्चों मधुकर ने तो जसमयक चंद्रिका लिखा, इसको ध्यान में रखना। और केदार भट्ट ने जयचंद्र प्रकाश लिखा। जगनिक ने परमार रासो लिखा जो आल्हा खंड में आता है। लेकिन हमीर रासो के रचनाकार है सारंगधर, इसलिए यहाँ नंबर घा ऑप्शन सही होगा, है ना। आगे देखिए आप लोग कि नंबर 2 है अष्टछाप से क्या मतलब है। अष्टछाप से क्या मतलब है, तो यहाँ बच्चों संत गुरु वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य कौन है, ये सूरदास के गुरु थे। तो संत गुरु वल्लभाचार्य के 8 शिष्य कवियों के समुदाय को अष्टछाप कवि समुदाय कहा जाता है। जो 8 कवि थे उनके समुदाय को जो है अष्टछाप के नाम से जाना जाता था। ये कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे। और बच्चों वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करो और हमारी वीडियो को दूसरे बच्चों को भी शेयर कर दो जिससे उनको फायदा मिले। इसके बाद बच्चों नंबर 3 क्वेश्चन आता है जसमयंक जस चंद्रिका के रचनाकार हैं। ऑप्शन यहाँ दिया गया है नंबर का नरपति नाल है। तो नरपति नाल ने जो है बीसल देवरासो लिखा। अब जसमयंक चंद्रिका जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है, तो बच्चों दलपति विजय ये तो लिखा है खुमान रासो ने। और नंबर का है चंद्रवरदाई, इन्होंने लिखा है पृथ्वीराज रासो। लेकिन जसमयंक जस चंद्रिका के रचनाकार हैं मधुकर जी, तो यहाँ नंबर घा ऑप्शन आपका सही होगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि पदावली और कीर्ति कला के रचनाकार है ना। तो यहाँ पर पहला आया ऑप्शन में स्वयंभू। तो स्वयंभू बच्चों स्वयंभू ने लिखा है पवनचर्यू, ये सही ऑप्शन नहीं है क्योंकि स्वयंभू ने लिखा है पवनचर्यू। और दूसरा ऑप्शन है केदार भट्ट। केदार भट्ट ने जो है लिखा है जयचंद्र प्रकाश। और तीसरा ऑप्शन है नल्ल सिंह, और नल्ल सिंह ने लिखा है विजयपाल रासो। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो है पदावली और कीर्ति कला के रचनाकार हैं विद्यापति, इसलिए नंबर घा ऑप्शन सही होगा। हमने देखो सभी रचनाकारों की रचनाएं और किसकी रचना किस रचनाकार की है बीच बीच में बताते जाते हैं, इसलिए आपके और भी क्वेश्चन आपके सही होते जाते हैं। इसलिए जैसे हम वीडियो डाले इसको देखो तो आपका जो है आगे वाले क्लासों में यही आता है सब। इसके बाद आता है अष्टछाप के कवियों के नाम बताओ। पहले है सूरदास, नंबर 2 है नंददास, नंबर 3 परमानंददास, नंबर 4 कृष्णदास, फिर इसके बाद कुंभनदास, चतुर्भुजदास, छीत स्वामी और एवं जो है गोविंद स्वामी थे। ये 8 कवि जो है अष्टछाप कवियों के नाम से जाने जाते थे। तो ये आप लोग छोटे छोटे बातें अगर ध्यान रखोगे तो ये इंटरमीडिएट बीए एमए तक काम आएगा। अगला देखिए लिखा है कि सूर सागर और सूर सारावली और साहित्य लहरी के रचनाकार कौन थे। तो बच्चों सूर सागर और सूर सारावली और साहित्य लहरी के रचनाकार थे सूरदास जी, है ना। देखो ऑप्शन दिया कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, रहीमदास। तो कबीरदास ने तो बीजक लिखा और तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा जो घर घर गाई जाती है। लेकिन सूरसागर सूरसारावली साहित्य लहरी के रचनाकार हैं सूरदास जी। और रहीमदास जी ने लिखा है श्रृंगार सोरठा। रहीमदास का बहुत मशहूर रचना है श्रृंगार सोरठा। तो अब देखिए 7वां क्वेश्चन है आपका कि मीरा ईश्वर के किस रूप की उपासिका थी। मीराबाई के गुरु कौन थे, रैदास जी, है ना।
तो यहाँ लिखा मीरा ईश्वर के किस रूप की उपासिका थी, है ना। मीरा के गुरु थे रैदास जी। मीरा ईश्वर के किस रूप की उपासिका थी, तो मीरा ईश्वर के सगुण रूप की उपासिका थी, है ना। अच्छा एक बात बताओ, मीरा के गुरु थे रैदास जी, और रैदास जी के गुरु कौन थे? रैदास जी के गुरु थे रामानंद जी। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखिए, क्योंकि ये आगे कंपटीशनों में पूछे जाते हैं। इसके बाद मीरा ने किस भाषा में रचना की? पहला है ब्रज भाषा, नंबर ख अवधी भाषा, नंबर का गुजराती भाषा, नंबर घ भोजपुरी भाषा। लेकिन इन्होंने ब्रज भाषा में रचना किया मीरा भाई, इसलिए का ऑप्शन सही। अवधी भाषा हमारे उत्तर प्रदेश में लखनऊ के आसपास बहुत बोली जाती है, गाँव में। गुजराती भाषा गुजरात में बोली जाती है, और भोजपुरी भाषा जो है बिहार साइड में बोली जाती है, ध्यान रखिए आप लोग। अब इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है नवा की काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, नभमंडल तारक ब्रह्म खिले में अलंकार बताओ। देखिए बच्चों, जहां पर एक अक्षर कई बार आए वहां तो होता है अनुप्रास अलंकार, लेकिन जहां पर एक शब्द कई बार आए लेकिन उस शब्द का अर्थ हर जगह अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार। तो बच्चों यहाँ पर जो है हमने लिखा हुआ है उपर्युक्त पंक्तियों में घा वर्ण, वर्ण माने अक्षर, घा वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास और घटा शब्द के भिन्न अर्थक आवर्त के कारण यमक अलंकार का प्रयोग हुआ। क्योंकि एक घटा माने होता है बादल और एक घटा माने घट गया, है ना। यानी काली काले बादल का घमंड घट गया, काली घटा का घमंड घटा, इसलिए यह यमक अलंकार बच्चों होगा। अगला देखिए, हरिवंश राय बच्चन किस युग के कवि है? हरिवंश राय बच्चन किस युग के कवि है? तो बच्चों हरिवंश राय बच्चन जो है बहुत अच्छे कवि थे, और ये छायावादोत्तर युग के कवि थे। छायावादोत्तर युग को ही शुक्लोत्तर युग कहा जाता है। आगे अच्छा देखिए 10वां क्वेश्चन, मधुशाला की विषय वस्तु क्या है? मधुशाला में ऐसी क्या बात है जो मशहूर हो गई? तो बच्चों उत्तर में है कि मधुशाला की विषय वस्तु जीवन की मस्ती है। इसका आधार उमर खयाम की रुबाइयां है ना। यह मधुशाला में जो हरिवंश राय बच्चन ने लिखा, तो उमर खयाम एक बहुत बड़े जो है शायर थे, रचनाकार थे, तो उनकी जो रुबाइयां थी वो उसका आधार लेकर के उन्होंने मधुशाला लिखा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पथ की पहचान शीर्षक कविता का केंद्रीय भाव लिखिए, जिसका हम अंग्रेजी में कहते हैं सेंट्रल आइडिया। और ये हर बच्चे को केंद्रीय भाव आना चाहिए। तो बच्चों पथ की पहचान शीर्षक कविता का केंद्रीय भाव यह है कि मनुष्य को अपने पथ की पहचान खुद करनी चाहिए। आदमी को अपना रास्ता अपनी जिंदगी में खुद बनाना चाहिए, क्योंकि हर आदमी का वातावरण अलग अलग होता है, इसलिए हर आदमी अपना रास्ता खुद बनाए। यही इसमें जो है मेन केंद्रीय भाव है। अब बच्चों अगला क्वेश्चन आता है कि केदारनाथ अग्रवाल किस धारा के कवि है? ध्यान दीजिए, केदारनाथ अग्रवाल किस धारा के कवि है? ये क्वेश्चन जो है कई बार पेपरों में पूछा गया, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में, प्रतियोगी परीक्षाओं में, और बच्चे दे नहीं पाते हैं, उनका नंबर कट जाते हैं उनके। तो केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिशील काव्य धारा के कवि हैं। देखिए भक्ति काल में भगवान की बातें लिखी गई, लेकिन आजकल के जो कवि हैं, जो प्रयोगवादी कवि या प्रगतिवादी कवि, वो डेवलपमेंट विकास की कविताएं लिखते और लोग सही रास्ते पर चले और विकास की बात सोचे, क्योंकि ये जमाना है विकास का। अगर हम विकास के विषय नहीं सोचेंगे तो फिर हमारे जीवन का विकास नहीं होगा। तो केदारनाथ अग्रवाल जो है प्रगतिशील काव्य धारा के कवि हैं। आगे 13वां क्वेश्चन है कि मैथिली शरण गुप्त की 2 प्रमुख रचनाओं के नाम लिखो। तो नंबर का है भारत भारती और नंबर खा है साकेत। साकेत रचना पर गुप्त जी को कौन सा पुरस्कार मिला? तो बच्चों उत्तर में आएगा कि मंगला प्रसाद पारितोषिक, ये उनको पुरस्कार मिला था। साकेत की विषय वस्तु क्या है? तो साकेत राम कथा से जुड़ी है। राम कथा है जरूर, लेकिन डिफरेंस है यहाँ पर। उसमें उर्मिला की विरहावस्था का सजीव चित्रण है। अब ये उर्मिला कौन है?
ये उर्मिला जो है लक्ष्मण जी की पत्नी है ना। क्योंकि लक्ष्मण जी जब राम के साथ वन गए तो उर्मिला को साथ नहीं ले गए थे। क्यों? जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि है? जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि हैं? तो बच्चों यहाँ उत्तर में आएगा आधुनिक काल, जिसको हम छायावादी युग भी कहते हैं। जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के रचनाकार हैं, है ना। इसके बाद 17वां क्वेश्चन आता है आपका कि कामायनी महाकाव्य के रचनाकार का नाम लिखो। बहुत ही मशहूर ये महाकाव्य है कामायनी। तो बच्चों कामायनी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। इसके बाद 18वां क्वेश्चन है कि पुनर्मिलन का कविता का केंद्रीय भाव लिखो। ये पुनर्मिलन जो है जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी है उसी से लिया गया है। तो यहाँ पर दो लोगों का वर्णन किया, श्रद्धा और मनु का। तो बच्चों पुनर्मिलन कविता का केंद्रीय भाव वियोगिनी श्रद्धा की मनोदशा और उसका मनु से मिलन दिखाना है। तो यही यहाँ पर है पुनर्मिलन कविता का केंद्रीय भाव। इसके बाद 19वां क्वेश्चन आता है जयशंकर प्रसाद को किस युग का प्रवर्तक माना जाता है? तो बच्चों उत्तर में यही लिख देना आप लोग। अभी बताया कि ये छायावादी थे, इसलिए छायावाद युग के प्रवर्तक कौन है? जयशंकर प्रसाद। इसके बाद केकी रव की नूपुर ध्वनि सुनी, केकी रव की नूपुर ध्वनि सुनी और जगती जगती की भूख प्यास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए जगती 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 दो जगह शब्द आया, दोनों जगह का अर्थ अलग अलग। एक जगती माने जाग जाती और एक जगती माने जगत संसार, है ना। तो संसार की भूख प्यास जग जाती है जब केकी की रव की नूपुर ध्वनि संसार ये सुनता है। तो बच्चों यहाँ पर जो है यमक अलंकार, यहाँ पर क्या है? यमक अलंकार। इसके बाद आता है बच्चों निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ, है ना, अर्थ स्पष्ट करो, है ना। देखिए पहला है प्रलय ढाना। प्रलय ढाना, अब इस मुहावरों का अर्थ लिखेंगे। प्रलय ढाना, पलकों में समाना, कुएं में भाग पड़ी होना। अब ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो है उसमें प्रलय ढाना मतलब होता है विनाश का वातावरण उपस्थित कर देना। और इसके बाद पलकों में समाना माने होता अत्यधिक सौंदर्य संपन्न होना, और कुएं में भांग पड़ी होना संपूर्ण वातावरण का दूषित होना। और हमें उम्मीद है कि ये मुहावरों का अर्थ आप लोग याद कर लेना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 22वां कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखो, है ना। अब हम थोड़ा व्याकरण पर ध्यान देंगे कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखो। पहला है अरि, दूसरा है कृत्रिम, तीसरा है शीतकार और नंबर घ है विरोध। तो बहुत आसान है। अरि का विलोम होगा मित्र और कृत्रिम का जो है विलोम होगा प्राकृतिक और शीतकार का विलोम होगा चीतकार। इसके बाद विरोध का उल्टा होगा समर्थन। तो ये आपके विलोम शब्द हुए। इसके बाद 23 देखिए निम्नलिखित शब्दों के तद्भव रूप बताओ। तत्सम का मतलब होता है कि संस्कृत के शब्दों को ज्यों का त्यों हिंदी में शामिल करना, लेकिन उन शब्दों को हिंदी में बदल दे, यानी बदलाव हो जाए, उसको कहते हैं तद्भव, यानी उससे उत्पन्न होना। तो शुष्क, लक्ष्य, वर्षा, सौभाग्य। तो बच्चों शुष्क का तद्भव होगा सूखा, लक्ष्य का लाख, और वर्षा का बरखा, और सौभाग्य का होगा सुहाग। सौभाग्य क्या होगा? सुहाग। अब निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द बताओ। समानार्थी शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। काफी बच्चे पर्यायवाची और समानार्थी समझ ही नहीं पाते हैं, तो आज हम बता दे रहे हैं कि जो है समानार्थी शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पंचानन, पंचानन कहते हैं शेर को। मकर, मकर कहते हैं मछली को। बालेय, बालेय कहते हैं गधा को। और प्रिय दर्शक, प्रिय दर्शक कहते हैं तोता को।
तो बड़ा अच्छा आपने जो है ये क्वेश्चन तैयार किए, इस तरह से जो है इनको तैयार कर लेना।